प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा पेश करने के लिए कहा है। आपका क्या 100 दिन का एजेंडा? देखो, मैं आपसे एजेंडे की बात कर रहा हूँ। अब मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा कि कोई सर्टिफिकेट हमें नहीं लेना है कि हमने तो सब चीज़ों पे काम शुरू कर दिया है। आपको जो तकलीफ़ है आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे 100 दिन के एजेंडे में कुछ भी हो, चाहे इनको जो तकलीफ़ है इनके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हाँ, स्वाभाविक है कि कुछ नई स्कीम्स हैं, उन पे और तेज़ी से काम करना पड़ेगा। अब हमारे सोच में है कि कुछ हम नए स्टेट्स में नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट्स बनाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट्स बनाएं, लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है उसको हम आगे बढ़ाएं। इस तरह के बहुत सारे कई बीमारियों के जो एलिमिनेशन के प्रोग्राम्स हैं उनको, लेप्रोसी, अब इतने सालों के बाद भी आज़ादी के अगर लोगों को लेप्रोसी की बीमारी से पीड़ित रहना पड़े, गलत है, दुखदाई है। मीजल्स है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। फाइलेरियसिस है, इसको जड़ से समाप्त इंश्योरेंस की सर बात करें तो क्या सभी को इंश्योरेंस देने के लिए क्या कोई बजट का प्रावधान है? क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री बजट की कमी से जूझ रहा है। जीडीपी का सर 1.2 या 1.5 ही खर्च मुझे होता पता है, मुझे पता है, आपको सब पता है। कैसे इसको देखिए, बात यह है कि आज भी जो जीडीपी का आपने जैसा कहा कि 1% के आसपास है और सारा ओवरऑल हेल्थ में जो खर्च हो रहा है वो भी 4% से ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए अब हम खाली पैसा बढ़ जाए बहुत अच्छी बात है, पैसा अगर हम नहीं बढ़वा सकते हैं देश के अंदर, उसकी मान लीजिए समस्या है, तो हमें प्रिवेंशन पर ज़्यादा इसीलिए ज़ोर देना ज़रूरी है। आप बीमार होने के बाद इलाज करेंगे, इसकी बजाय थोड़ा सा ध्यान दे के लोगों को बीमार ही ना होने दें। यह स्वास्थ्य की पॉलिसी होनी चाहिए। हम अपनी स्वास्थ्य पॉलिसी आखिरी बार 2002 में बनी थी, हम उसको भी नए सिरे से रिव्यू करेंगे क्योंकि 2014 हो गया, 12 साल हो गए। 12 साल में दुनिया में बहुत परिवर्तन हुए हैं। हमारी जितनी अपनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, इनमें बड़ी ताकत है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा। आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, योग है, ये सब चीज़ें हैं। इनके माध्यम से हम एक सुलभ ढंग से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली दे पाएँ, जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दे पाएँ, इसके लिए इनको बड़े पैमाने पे प्रमोट करना पड़ेगा। डॉक्टरों की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, इसको आप कैसे लाएंगे? देखिए ऐसा है कि डॉक्टरों में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ ब्लैक शीप्स हैं, वो गलत भी काम करते हैं। तो हम तो मेडिकल एसोसिएशन से पहले भी कहते रहे हैं, अब फिर कहेंगे कि उनको अपने सिस्टम के अंदर ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना भी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टरों को मैं समझता हूँ कि एक अपने व्यक्तिगत पेशे के अंदर जो कुछ भी वो करते हैं उसके अलावा कुछ ना कुछ समाज के लिए भी वो जिम्मेदारी लें। अपने आसपास कुछ गरीब लोगों की चिंता करें, अपने आसपास कुछ समाज के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से शिक्षित करने के प्रयास करें, आंदोलन चलाएं। ई हेल्थ रिकॉर्ड की बात हो रही है मिनिस्ट्री में, तो ये कैसे, क्या प्लान है? देखिए, मेरी सोच ये है कि जो गवर्नेंस का जो सबसे पहला बेसिक फंडा है कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। पारदर्शिता इस स्तर की होनी चाहिए कि उसको आप कह सकें कि मेरे पास 500% पारदर्शिता है। कोई भी आप सरकार फैसला ले वो आप उसको ऑनलाइन भी उपलब्ध करा सकें, आप उसको आरटीआई के थ्रू उपलब्ध करा सकें। सरकार के जनता के बीच के ट्रांजैक्शन पारदर्शी हो जाएं। जैसे रेल का टिकट है, आपने देखा किस तरह से फ़र्क उसमें पड़ा। जो बड़ी महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ कोई महत्वपूर्ण फैसले होने, जो कल को कोई उनके बारे में तकलीफ़ भी हो सकती है, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। आज अगर दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो टेंडर लोगों को दिए गए, जिसके अंदर दिल्ली में कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दिल्ली के बड़े सरकार के मंत्रियों के और उन सब के भी बीच में नाम आए, अगर आज उन मीटिंग्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध होती हैं जिनमें ये फैसले किए गए थे कि इस ब्रिज को बनाने का टेंडर किसको दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, या यहाँ पर ये काम
स्टेडियम बनाने का कौन करेगा। तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी कि किस आदमी ने किसको फेवर करने के लिए क्या बात कब कही। तो मैं तो उस स्तर तक की ट्रांसपेरेंसी को अपने लक्ष्य मानता हूँ। हमने अपने अधिकारियों को पहली बैठक में ही कहा है कि हमारा मंत्र होगा ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस और ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। जी बिल्कुल सर, एक और चीज़ है कि पोलियो उन्मूलन का एक तरह से आपको वो माना जाता है, जन्मदाता कह सकते हैं। कौन ऐसी दूसरी बीमारी होगी आपके नज़र में, आपके दिल के करीब, जिसको आप प्राथमिकता पे रखेंगे कि हाँ इसको हम अपने कार्यकाल में दूर करेंगे? देखिए, चेचक है और जो पोलियो है, ये ऐसी बीमारियां थी जिनको जड़ से समाप्त किया जा सकता था। इनका वायरस शरीर में ही रहता है, बाहर वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसे मैं समझता हूँ कि मीज़ल्स है, खसरा है, ये इस तरह की बीमारी है, इसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। लेप्रोसी का मैंने जिक्र आपसे पहले किया। फाइलेरिया है, ये इस प्रकार की बीमारी है। मलेरिया के बारे में हम लोग काफ़ी इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हम जड़ से ना भी समाप्त कर पाएँ, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम बहुत मिनिमल लेवल पर इसके केसेस हों। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, इनसे जो है बचाने की देश के अंदर सब बच्चों को प्रयास जो है वो सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। 100% बच्चों को इम्यूनाइजेशन का कवरेज मिले, ये बहुत आवश्यक है। और अगर बच्चों को इम्यूनाइजेशन कवरेज मिलेगा तो कम से कम कुछ बीमारियां जिनके खिलाफ वैक्सीन है, उनसे तो हम समाज के लोगों को बचा पाएंगे। जैसे जेई सर, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके में जेई का बड़ा प्रकोप रहा है, बहुत हजारों बच्चे हर साल मर जाते हैं, उसको लेकर के क्या कोई जैपनीज एनकेफ्लाइटिस के लिए मैंने, आप अगर यहाँ पता करेंगे तो मैंने पहली मीटिंग में इनको बोला है कि एनकेफ्लाइटिस के बारे में डिटेल्ड रिव्यू करिए। सारे ईस्टर्न यूपी के लोगों को, बिहार, उधर जहाँ भी ये ज़्यादा एनकेफ्लाइटिस बीमारी है और बच्चे और दूसरे लोग जो है जिस प्रकार से प्रभावित होते हैं, वहाँ पर कैसे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हो रही हैं उनमें शक्ति ऐड करने की ज़रूरत है, उसका हम लोगों ने रिव्यू शुरू किया है। क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए गया था चुनाव के समय, तब मेरे ये विषय और गंभीरता से ध्यान में आया और मुझे लगता है कि वहीं मैं घोषणा करा था कि एनकेफ्लाइटिस के बारे में एक गंभीर प्रयास होने चाहिए। एनआरएचएम के बारे में हम बात करना चाहेंगे। एनआरएचएम को आप क्या, बहुत सारी घोटाला की भी बात आती है इसमें, क्या इसको जारी रखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे या? देखिए, अभी जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई हो, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी दवाइयों के ख़िलाफ़ हो, चाहे कैंसर के ख़िलाफ़ हो, चाहे बच्चों की, शिशुओं की रक्षा का, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में कल रिव्यू किया है। इसकी जो कमियां हैं उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और डॉक्टर लोग इन्वॉल्व हों, इस सारे में बड़े देश के NGOs इन्वॉल्व हों, महिलाएं इन्वॉल्व हों, ये और सफलतापूर्वक आगे बढ़े। इसके साथ जुड़ी हुई आशा नाम की जो संस्थागत जो महिलाएं हैं, आशा, कि उनको हम और अच्छी तरह से मोटिवेट करें। तो इस प्रकार के अब किसी भी प्रोग्राम को इसलिए बंद कर दिया जाए कि कोई सरकार बदल गई है, ये उचित नहीं है। प्रोग्राम तो जनता के लिए बनाया जाता है। सरकार के आने या जाने से फ़र्क इतना होता है कि कई सरकारों का ध्यान प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन पर होता है, प्रोग्राम से जनता को कैसे बचाया जा सकता है इस पर होता है। कई लोगों का ध्यान केवल प्रोग्राम के नाम पर प्रचार करने पर होता है। तो हमारी सोच ये होगी कि प्रचार हो या ना हो, लेकिन प्रोग्राम के माध्यम से जनता का लाभ होना चाहिए, जनता का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में जो इस दिशा में काम करेंगे, जनता को उससे बहुत लाभ होगा।